नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने लास्ट जो क्लासेज जो रही थी वो थी जनन विधियों के बारे में, और आज जो क्लास है वो है एक जिसके बारे में कुछ जो रोग जो थे वो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ जो है जो बाकी रह गए, ठीक है, उनको वापस अपन एक बार देख लेंगे। जो है मानव रोग एवं उसके कैसे उपचार किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आज की जो स्लाइड रहेगी। देखो, रोग जो है रोग का मतलब क्या होता है कि शरीर जो है, जैसे अपन कहते हैं कि शरीर जो है हेल्थी है, ठीक है। तो हेल्थी का मतलब जो स्वस्थ स्वस्थ किसको बोला जाएगा, यानी ऐसा नहीं कि अपने शरीर में कोई रोग हो उसके कारण ही अपन अस्वस्थ रहते हैं, ठीक है। अस्वस्थ के कारण कई और भी हो सकते हैं, जैसे मानसिक रूप से अगर परेशान है, जैसे कोई टेंशन है या एंजाइटी है, ठीक है, तनाव है, ठीक है, तो उनकी में अगर है तो भी उसकी बॉडी जो होगी वो परफेक्ट काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा जो होता है जैसे सोशल होता है, सोशल मतलब सामाजिक, जैसे अपन जहाँ रह रहे हैं वह आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है तो भी अपने हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो रोग से ही नहीं है, शारीरिक रूप से ही स्वस्थ होने का मतलब नहीं है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है, ठीक है। तो कई तीन इफेक्ट जो होते हैं, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, ठीक है, दूसरा जो है वो अपने मेंटली, ठीक है, उसके रूप से स्वस्थ होना, और तीसरा जो है वो क्या है, सामाजिक सामाजिक रूप से भी कैसा होना, स्वस्थ होना, तब अपन कह सकते हैं कि वो हेल्थी पर्सन है, ठीक है। तो मानव रोग कौन कौन से हैं और क्या है इसके बारे में, तो इनके बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है मानव रोग, ठीक है, ह्यूमन डिजीज, और उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो ह्यूमन डिजीज जो है, डिजीज का मतलब होता है एब्सेंस, मतलब अनुपस्थित हो जाता है। अच्छा, अनुपस्थित क्या होगा इसके अंदर, अनुपस्थित जो है वो क्या हो जाता है, जो सामान्य आरामदायक व्यवस्था है जो अपने बॉडी के अंदर नॉर्मली जो फंक्शन कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डिजीज होने पे अपना कोई ना कोई फंक्शन जो जो डिजीज की जो पैथोजन आया है अपने अंदर, ठीक है, वो किस ऑर्गन पे जाके या किस टारगेट पे जाके अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो वो जो टारगेट होगा वो सही से काम करना कम कर देगा, ठीक है। तो यानी शरीर जो आरामदायक था तो फिर परेशानी बढ़ना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी जो अनुपस्थित हो, यानी डिजीज का मतलब होता है अनुपस्थित हो जाती है, क्या, सामान्य आरामदायक व्यवस्था जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है, अनुपस्थित हो जाती है, ठीक है। सबसे पहला, अब बीमारी किस किस से हो सकती है, एक तो पोषण विकार है, पोषण मतलब खाने पीने से, सपोज मान लो अपन प्रोटीन कम ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरी चीज जो है कार्बोहाइड्रेट कम जा रहा है, तो ये पोषक जो पदार्थ होते हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है, और उनकी कमियों से जो रोग होते हैं वो पोषक विकार में आएंगे। दूसरा होता है संक्रामक के कारण। संक्रामक डिजीज वे डिजीज होती है या बीमारियां होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करती है, फैलती है, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे अपन, संक्रामक बीमारियां कहते हैं। तीसरी जो होती है वो आनुवंशिक कारणों के, कई आनुवंशिक कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मेंडली विकार हो सकते हैं, ठीक है, गुणसूत्रीय विपतन हो सकता है या विकार हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आनुवंशिक कारण जो है या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण जो है वो बीमारियां जो होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, ठीक है, उनको अपन आनुवंशिक बीमारियां या जेनेटिक डिजीज कहा जाता है, जो आनुवंशिकता के कारण होती है, ठीक है। इसमें भी कई सारे, जैसा आपने नाम सुना होगा, हीमोफीलिया है, वर्दानता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की बीमारियां हैं जो क्या होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या आएगी, चलती जाएगी, ठीक है। किसी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना, अगर सपोज मान लो अंग क्षतिग्रस्त हो गया तो भी वो परेशानी आएगी, यानी वो डिजीज होगी, ठीक है। व्यक्ति सामान्य क्रियाओं कर पाने में जब सक्षम नहीं हो, असक्षम हो, ठीक है, तब ऐसी रोग को क्या बोलेंगे, इस अवस्था को क्या बोला जाएगा, रोग या डिजीज कहा जाता है। यानी शरीर की कोई भी सामान्य क्रिया, ठीक है, अगर नहीं हो पा रही है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रोग कहा जाएगा। यानी शरीर में कोई भी फंक्शन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया, ठीक है, वो रुक जाता है, तो कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट जो होगा वो दर्शाएगा। सीधी सी बात है कि जो जैसे किडनी इफेक्टेड होगी तो किडनी जो काम कर रही है फिल्ट्रेशन का, तो वो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कई सारी जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो अपने बॉडी में बनेंगे, और वही हार्मफुल जो सब्सटेंस जो होते हैं, ये पदार्थ जो होते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट दर्शाएंगे, ठीक है। तो अपना जो सामान्य जो होगा, बॉडी जो सामान्य काम कर रही है तो वो सामान्य काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सही तरीके से बॉडी काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई रोग है। एक व्यक्ति से स्वस्थ होने के केवल रोगों की अनुपस्थिति होना आप दर्शाता नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति अगर स्वस्थ कब मानेंगे, जब ऐसा नहीं है कि उसमें रोग नहीं है, ठीक है। अच्छा, रोग नहीं है तो वो स्वस्थ नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर रोग बिल्कुल नहीं है और वो कहते हैं कि वो अस्वस्थ है तो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो रोग जो है स्वस्थ कब बोला जाएगा कि वो शारीरिक रूप से, पहली बात तो उसमें कोई बीमारी ना, ठीक है।
दूसरी चीज उसमें मानसिक कोई परेशानी नहीं हो, मानसिक रूप से मेंटली कैसा हो, वो बिल्कुल वेल हो, ठीक है। तीसरा जो होता है सामाजिक, सामाजिक रूप से, ठीक है। तो शारीरिक रूप से का मतलब ये है कि सबसे मानो कि कोई रोग अपने बॉडी के अंदर हो गया तो रोग होंगे वो शारीरिक में होंगे, ठीक है। मानसिक में ये हो गया कि सपोज मान लो कोई व्यक्ति जो है उसमें कई सारी, जैसे कोई सारी टेंशन है उसके, ठीक है, तनाव है, ठीक है, वो कई बातों से हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो बात जो है उसके दिमाग में घूम रही है तो उसका जो बॉडी जो फंक्शन जो होगा वो परफॉर्म सही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का अस्वस्थ माना जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है वो सामाजिक है। सपोज मान लो वो व्यक्ति जहाँ रह रहा है आस पास में लोग जो है वो अच्छे नहीं है, ठीक है, बार बार जो झगड़ा हो रहा है उनके बीच में, ठीक है, तो फिर वो का वो कोई ना कोई इफेक्ट जो होगा वो उस पर दर्शाएगा, ठीक है। तो यानी सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तीनों कंडीशन में अगर वो स्वस्थ माना जाएगा, अगर तीनों स्थितियां सही है तब वो क्या माना जाएगा, स्वस्थ माना जाएगा या निरोगी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, निरोगी माना जाएगा, यानी उसमें कोई प्रकार की बीमारी या कोई दूसरी कोई बातें नहीं है। अच्छा, रोग जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, एक तो होते हैं जन्मजात रोग होते हैं। जन्मजात रोग वे होते हैं जो जन्म से अपने बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है, जो इनको आनुवंशिक रोग कहा जाता है, ठीक है। जो माता पिता में है तो वो उनके बच्चों में भी होगा, और जो बच्चे हैं उनके आगे वाली संतानों में भी ये रोग जाते हैं। ऐसे रोगों को आनुवंशिक रोग बोला जाता है या जन्मजात रोग बोला जाता है, ठीक है। ऐसे रोग जो बच्चों में जन्म से पाए जाते हैं और जन्मजात रोग कहलाते हैं, ठीक है। सामान्यतः ये आनुवंशिक रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं, जेनेटिक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है, जेनेटिक डिजीज होती है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। यानी ये जो रोग जो होंगे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी उनके माता पिता से वो दूसरे उनके संतानों के अंदर आते, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो जाते, ठीक है। एक पीढ़ी से वो कहा जाएंगे दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, वो जाते हैं, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाएंगे, वो क्या कहलाते हैं, अपन संक्रामक जन्मजात रोग कहलाते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से, एक तो होता है मेंडलियन विकार। मेंडल एक साइंटिस्ट था जिन्होंने जेनेटिक को लाने वाला जो वैज्ञानिक जो था वो मेंडल था, जिन्होंने मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे मेंडलीय जो है विकार जो है उसके अंदर क्या होता है कि गुणसूत्रों की संरचना में कोई परिवर्तन आ जाता है। गुणसूत्रों की कोई संरचना है उसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंजेज आएगा। तो अगर उस चेंजेज आता है तो वो बीमारी जो होती है तो वो एक, जैसे इस बार माता पिता में कोई चेंज आ गया, चेंजेज आने के कई प्रकार के कारण हो सकते हैं जिनको अपन, जैसे म्यूटेशन हो सकता है, कई सारे केमिकल्स हो सकते हैं, एक्सरे रेज हो सकती है, ठीक है। तो मेंडलीय जो विकार जो है उनके कारण, अगर म्यूटेशन के कारण कुछ डीएनए के अंदर क्या आ गए, चेंजेस आ गए, तो चेंजेस आने पे वो जो डीएनए जो है वो उस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, ठीक है। यानी जब गैमीट बनेंगे और गैमीटों का संलयन जब होगा तब क्या होगा, वो अपने संतानों के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई बीमारी जब उत्पन्न होती है, सीधी सी बात है, अगर डीएनए में चेंज होगा, क्योंकि मेन जो बॉडी का जो पार्ट जो होता है वो डीएनए, ठीक है। डीएनए ही डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना है और कौन से टाइप का वो आगे एंजाइम्स बनेंगे, उससे कौन से टाइप के हार्मोन्स बनेंगे, ठीक है। तो वो सब पहले से ही डिसाइड होता है कि ये जो सीक्वेंस जो होती है ये सीक्वेंस इस टाइप का प्रोटीन बनाएगी, ठीक है। तो अगर वो प्रोटीन नहीं बनता है तो उससे कई सारी समस्या पैदा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर यह होता है कि रुधिर का थक्का जो होता है वो नहीं जमता, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है कि रुधिर का थक्का नहीं जमता, रुधिर का थक्का नहीं जमता, ठीक है। इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता, ठीक है। यानी रुधिर जो होता है वो लगातार, अगर कोई जैसे कट लग गया तो रुधिर जो होगा वो लगातार क्या करेगा, बहता रहेगा, यानी रुधिर जमेगा नहीं, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया जो है इस बीमारी के अंदर ये होता है, ठीक है। दूसरा है वर्धानता। वर्धानता ये भी एक मेंडलिक विकार है। इसके अंदर क्या होता है, वर्णों की पहचान नहीं होती, वर्णों की पहचान नहीं होती, ठीक है। वर्णों की पहचान इसमें नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो कलर जो होंगे वो उनकी पहचान नहीं होगी, ठीक है। तो रेलवे के अंदर जितने भी ट्रैफिक में होते हैं तो वहां पे जब होता है तो ये टेस्ट किया जाता है। वर्धानता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होगी तो उसको सिलेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्णों को देखा जाएगा। अगर वर्धानता डिजीज है तो यानी वो कलर को पहचान नहीं पाएगा, तो रेड है, ब्लू सॉरी रेड है, ग्रीन है, येलो है, इन लाइटों में क्या हो जाएगा, वो कलर की पहचान नहीं कर पाएगा, तो बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाएगी, ठीक है।
तो जो वरदानता का टेस्ट किया जाता है, यानी वर्णों की पहचान नहीं होती है। दूसरा जो है वो गुणसूत्रीय विकार है। गुणसूत्रीय विकार यानी गुणसूत्रों के अंदर कोई परिवर्तन हो गया। तो गुणसूत्रीय विकार में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या के अंदर परिवर्तन आ जाता है। किसके अंदर आता है, देखो ये तो आता है मेंडल में, क्या आता है, संरचना में, संरचना जो होती है उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन आप इसमें देखोगे तो इसमें संख्या के अंदर परिवर्तन आता है। किसके अंदर परिवर्तन आएगा, संख्या के अंदर। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है जिसमें XX जो होता है वो बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम में जो होता है वो 21वां जो क्रोमोजोम जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। 21वें क्रोमोजोम की क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। 21वां जो नंबर का क्रोमोजोम होता है उसकी क्या हो जाती है, एक अलग से कॉपी हो जाती है, यानी गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्र बढ़ना तो वो भी क्या है, उसमें संतानों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो मन बुद्धि बालक पैदा होगा। ठीक है, ऐसे जो क्लाइनफेल्टर और डाउन सिंड्रोम से होते हैं। ठीक है, क्लाइनफेल्टर में फिर वही XX जो होगा वो अगर बढ़ जाता है तो वहां पे क्या होगा कि वो जो लड़की जैसे उसमें लड़का होगा, लेकिन लड़कियों जैसे क्या आएंगे उसमें कैरेक्टर रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग का मतलब होता है जो अर्जित करते हैं अपन, एक्वायर, जन्म के बाद। जन्म के बाद जो रोग होने वाले रोग है वो उनको उपार्जित रोग बोला जाएगा। ठीक है, ये जन्म लेने के बाद में, ठीक है, जीवन में होने वाले रोग जो होते हैं वो उपार्जित होते हैं। उपार्जित का मतलब होता है एक्वायर्ड डिजीज होती है। ठीक है, एक्वायर का मतलब क्या होगा, जो अपन एक्वायर कर रहे हैं यानी जन्म के बाद में कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला दो भागों में इनको बांटा गया है। एक तो होता है संक्रामक जिसको कॉन्टेजियस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है नॉन कॉन्टेजियस होती है। ठीक है, असंक्रामक, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड। ठीक है, कॉन्टेजियस भी बोलते हैं और इन्फेक्टेड डिजीज भी बोलेंगे। संक्रामक डिजीज वे बीमारियां होती है जो एक स्वस्थ व्यक्ति से, रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वो फैलती है। ठीक है, अगर किसी को रोगी है तो उसके पास में अगर स्वस्थ व्यक्ति बैठा है तो वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम अलग अलग हो सकता है। कौन से टाइप की बीमारी है वो डिपेंड करेगी। ठीक है, वायु द्वारा फैलती है या अन्य कारकों के द्वारा फैलती है तो वो उस पर डिपेंड करेगा। यानी ये संक्रामक है। संक्रामक का मतलब क्या होगा, ये फैलने वाली डिजीज, यानी ये फैलती है। ये कैसी होती है, फैलने वाली होती है, फैलने वाली। ठीक है, तो वो बीमारी संक्रामक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं, सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, जो फैलने वाली होती है। दूसरा होता है गैर संक्रामक। ठीक है, इनको बोलते हैं नॉन कॉन्टेजियस। ठीक है, ये रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलती। जैसे सपोज मान लो किसी को कैंसर है तो कैंसर कैसा है, कैंसर। ठीक है, दूसरा अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आप किसी व्यक्ति के पास में भी अगर बैठा रहेगा तो उसको वो फैलेगी नहीं। ब्लड प्रेशर, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, तो उसके व्यक्ति के पास में अगर अपन बैठे तो भी वो फैलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, गैर संक्रामक या नॉन कॉन्टेजियस जो होती है वो डिजीज है, यानी रोगी जो होता है उसके अंदर फैलती नहीं है। ठीक है, तो कैंसर जैसे है तो कैंसर उसी व्यक्ति में रहेगा, उसके पास में बैठे व्यक्ति। ठीक है, तो उसके अंदर ये नहीं फैलता। तो ये बीमारी ऐसी होती है जो उसके तक ही सीमित रहती है। ठीक है, तो जो बीमारी क्या है, बीमारी का मतलब होता है अपने शरीर में असामान्यता जो क्रियाकलाप है उस पर इफेक्ट होता है। ठीक है, बीमारी होने पे। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है यानी सामान्य जो क्रिया हो रही है वो नहीं हो पाती शरीर की। दूसरा है कि निरोगी कब बुलाया जाएगा, जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, यानी फिजिकली, मेंटली और सोशली। ठीक है, अगर तीनों रूप से वो स्वस्थ है तो उसको निरोगी बोला जाएगा। ठीक है, यानी उसको स्वस्थ व्यक्ति बोला जाएगा। रोग जो होते हैं वो दो तरह के हैं, एक तो है जन्मजात रोग है और दूसरा जो होता है वो उपार्जित रोग है। यानी बच्चे के अंदर जन्म से ही पहले से ही वो विद्यमान रहते हैं। ठीक है, उनको जन्मजात रोग बोला जाता है। इसमें दो तरह के गुण, मेंडलीय विकार है और दूसरा गुणसूत्रीय विकार है। मेंडलीय विकार में ध्यान रखना केवल संरचना में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, संरचना जो होगी उनके अंदर स्ट्रक्चर जो होगा उसका चेंजेज होगा, यानी कोई जीन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो ट्रांसफर हो जाती है इधर उधर। ठीक है, यानी जो सीक्वेंस जो होती है वो बदल जाती है, यानी विपतन हो जाता है। दूसरा जो होता है गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार में संख्याओं में परिवर्तन होगा। ये दोनों ध्यान रखना, संख्या में परिवर्तन होता है तो गुणसूत्रीय विकार है और केवल संरचना के अंदर परिवर्तन होता है तो मेंडलीय विकार है।
फिर होती है उपार्जित में। उपार्जित को दो भागों के अंदर बांटा है। एक तो होती है संक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, यानी रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है, ठीक है। और दूसरी जो होती है गैर संक्रामक, जो क्या होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, उनको क्या बोलेंगे अपन गैर संक्रामक या नॉन कॉन्टिजियस। और जो फैलती है उनको क्या बोलेंगे अपन कॉन्टिजियस डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ रोग संबंधित कुछ परिभाषा जो है। रोग संबंधित परिभाषा जो है वो ये है कि रोगों को से संबंधित कुछ परिभाषा। सबसे पहला है रोग कारक। अगर जिससे रोग हो रहा है तो वो कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर आप बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्लाज्मा बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, ठीक है, फंगी हो सकता है, ठीक है, तो वर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है जिनके द्वारा रोग फैलता है, ये सामान्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो रोग जिनके कारण रोग होता है, ठीक है। ये कारण है, कारण है, ठीक है, जिसके कारण होता है रोग, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं अपने रोग कारक कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे प्लाज्मोडियम, एक सिंपल सा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ये क्या है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है, ठीक है। इस प्रोटोजोआ के कारण, ये प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ में कौन सा ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है मलेरिया रोग होता है, ठीक है। लेकिन मलेरिया आपने देखा होगा कि नहीं कि मलेरिया तो मच्छर से होता है, ठीक है। तो मच्छर एक वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में वहां पे कार्य कर रहा है, यानी मच्छर के अंदर वो क्या होता है प्लाज्मोडियम होता है। मच्छर के अंदर क्या मिलेगा अपने को प्लाज्मोडियम मिलेगा, ठीक है। और वही मच्छर के द्वारा मनुष्य के अंदर आता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं, एक तो मनुष्य होता है, दूसरा मच्छर होता है। तो रोग कारक जिनके कारण रोग फैलता है, रोग फैलता है, जिसके कारण रोग फैलता है या रोग उत्पन्न होता है, उनको क्या बोलेंगे अपन रोग कारक कहते हैं। अब इसमें कौन कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकते हैं, ठीक है, वर्म्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है, और ईटीसी बहुत सारे और भी दूसरे हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जब रोग फैलता है तो उनको बोलेंगे पैथोजीन। इनको शामिल में क्या बोला गया है पैथोजीन बोला गया है। क्या बोला गया है पैथोजीन। फिर है रोगवाहक। अच्छा, इनको ले जाने का कार्य, रोगवाहक जो क्या करेंगे इनको प्रसार करने का, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य। रोग कारक यानी पैथोजीन को अपने शरीर में भोजन एवं आवास प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं अपने भोजन में शरीर में ये रखते हैं, उनको आवास प्रदान करते हैं, रोग कारक के प्रचार में सहायता करते हैं और उसको आगे फैलने में क्या करेंगे मदद करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम जब मच्छर में रहता है, जब मच्छर के अंदर रहता है तो वहां से अपना भोजन को वो ऑब्टेन करता है, यानी प्राप्त करता है, ठीक है। तो वहां पे भोजन और आवास दोनों मिल जाते हैं उसको। फिर वो मच्छर जो होता है जब आगे चलता है, ठीक है, तो आगे जाएगा तो वो क्या करेगा जिस मनुष्य को काटेगा तो उस मनुष्य के अंदर क्या करेगा सबसे पहला वो अपना लार को स्त्रावित करता है उस ब्लड के अंदर, ठीक है। तो लार को छोड़ता है, तो वो जो रोगवाहक जो होता है प्लाज्मोडियम कहाँ पे मिलेगा अपने को उसके लार के अंदर मिलता है, ठीक है। और लार से वो कहा जाता है उसके जो मनुष्य है उसके रक्त में चला जाता है, फिर रक्त से जाता है उसके लीवर में और लीवर को वहां से क्या करता है इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जैसे उदाहरण है मादा एनाफिलीज मच्छर। मच्छर हमेशा जो होती है वो कौन सी होती है मादा, ठीक है, क्योंकि रक्त पीने का काम कौन करती है मादा एनाफिलीज ही करती है, ठीक है, नर बेचारा नहीं करता। मलेरिया रोग कारक है, जो प्लाज्मोडियम जो होता है रोगवाहक है। देखो मादा एनाफिलीज जो है वो मलेरिया रोग कारक प्लाज्मोडियम की रोगवाहक है, ठीक है। यानी ये रोगवाहक कौन है यहाँ पे मच्छर है। ये मच्छर जो है वो क्या है रोगवाहक है, यानी इनको ले जाने का काम या उसको आवास प्रदान करने का काम ये करते हैं और प्रचार का काम करते हैं। दूसरा होता है वाहक। वाहक का मतलब ये होता है यदि किसी रोग कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, इसमें वहां पे वो रहेगा नहीं, सीधी सी बात। इन दोनों में फर्क ये है, वाहक और वेक्टर के अंदर फर्क ये है, ठीक है। ये कैरियर होते हैं, वाहक का मतलब ये रोग वाहक होते हैं, ये क्या वेक्टर है। वेक्टर और कैरियर में फर्क यही होगा कि यहाँ पे वो अंदर रहते हैं, उनसे भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सपोज मान लो कुछ गंदगी है, वहां पे मक्खी आके बैठती है, ठीक है। तो मक्खी जहां बैठेगी तो उनके पैरों पे या पंखों पे जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो चिपक जाएंगे, और जब मक्खी खाने पे कहीं बैठेगी तो वहां पे वापस वो क्या हो जाएगा वहां चले जाते हैं खाने पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम जो होता है वो कौन करता है वाहक करता है, ठीक है। तो वाहक उसको क्या कर रहा है लेके जा रहा है, जो रोग कारक है या पैथोजीन है उनको ले जाने का काम जो होता है वो कौन करता है वाहक करता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे मक्खी से हैजा बीमारी जो होती है, हैजा
जो बीमारी होती है, ठीक है, जो कॉलेरा कहलाता है, ठीक है, तो वहां से वो जो होते हैं, जो मक्खियां जो होती है वो जो गंदगी वाले स्थानों पे बैठ के आती है और वो स्वस्थ जब भोजन के ऊपर बैठती है, और ऐसा जो कॉन्टामिनेंट वाला जो भोजन, यानी जो क्या बोल सकते हैं अपन, जो बैक्टीरिया वाला जो भोजन है, अगर ऐसा भोजन अपन जब खाते हैं तो अपने अंदर वो हैजा की बीमारी आ जाएगी। यानी फैलाने का काम, एक जगह से दूसरी जगह के लाने का काम किसने किया? मक्खी ने किया, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन? वाहक बोला जाता है। दूसरा होता है, चौथा जो है वो क्या है? आश्रय, जिसको रिजर्वर बोला जाएगा, ठीक है। ये जीव किसी रोग कारक को अपने शरीर के आवास प्रदान करते हैं, लेकिन स्वयं इससे प्रभावित नहीं होते। देखो यहाँ पे क्या था, वेक्टर और इन दोनों में फर्क ये है कि वेक्टर वाला जो था वो प्रभावित हो रहा था, खुद भी प्रभावित हो रहा था, ठीक है, मच्छर भी क्या हो रहा था, इससे प्रभावित हो रहा था, क्योंकि यहाँ से भोजन आवास उनको दोनों ये, लेकिन ये ऐसा जीव है जो आवास प्रदान करता है लेकिन स्वयं कैसा रहता है? अप्रभावित रहता है। स्वयं कैसा रहेगा? वो अप्रभावित, स्वयं इससे प्रभावित तो नहीं होते, यानी अप्रभावित रहता है, तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोग कारक को फैलाने में क्या करेगा? सहायता करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा हो फल चमगादड़ जो होता है, फ्रूट बैट जो होता है, निपा वायरस का आश्रय है। निपा वायरस आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो निपा वायरस का जो है वो कौन है? जो चमगादड़ जो होता है उससे ये फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो निपा वायरस जो है वो फैलाने का काम कौन कर रहा है? ये। लेकिन ये खुद कैसा रहेगा? इससे इफेक्टेड रहेगा, लेकिन फैलाने का काम ये जरूर करेगा। ये जो वायरस है वो इनके ऊपर मिलता है। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन शब्द कई बार आता है, कई बार क्या होता है, जैसे सपोज मान लो अपने बॉडी के अंदर अगर वायरस का संक्रमण हो गया, ठीक है, तो वायरस का संक्रमण हो गया तो जो वायरस से संक्रमित जो सेल है, ठीक है, वायरस से संक्रमित जो सेल है, जैसे ये वायरस से संक्रमित है, वायरस से संक्रमित है, ठीक है, ये वायरस से संक्रमित जो है सेल है, कोशिका है, ठीक है, ये सेल, तो ये आसपास वाली जो सेल जो होगी ये कुछ प्रोटीन बनाती है। ये क्या बनाती है? पास वाली कोशिकाएं प्रोटीन बनाती है, ठीक है, जो क्या करती है, जिनको इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन, जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन जो होता है वो क्या करता है? ये इसको संक्रमित होने से क्या करता है? इनको बचाता है। ये संक्रमित नहीं होगी, ये संक्रमित नहीं होगी, ये है, ठीक है। तो ये क्या करता है? पास वाली जो कोशिका है उनको संक्रमित होने से क्या करता है? ये बचाता है। तो देखो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। वायरस संक्रमण के समय हमारी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन से बना पदार्थ होता है, जिसको क्या बोला जाता है? जो संक्रमण को बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। उसे क्या बोलते हैं अपन? इंटरफेरॉन कहा जाता है। तो इंटरफेरॉन का शब्द आता है, तो ध्यान रखना ये क्या करता है? ये संक्रमण से बचाता है। कब इंटरफेरॉन का कब बनता है? जब वायरस से संक्रमण होगा। संक्रमण किससे होगा? वायरस से होता है। तो उसकी आसपास वाली जो कोशिका होती है वो कुछ प्रोटीन बनाती है जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं। और ये इंटरफेरॉन क्या करता है? उसको आसपास वाली कोशिकाओं को संक्रमण से क्या करती है? बचाती है, ठीक है। तो ये है इंटरफेरॉन। तो रोग कारक, रोग फैलाने वाले, रोग वाहक वेक्टर जो होता है वो उनको एक जगह से दूसरे, लेकिन यहाँ पे वो रहेगा और भोजन भी करेगा। वाहक का मतलब इसमें भोजन वगैरह कुछ नहीं करेगा, केवल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम है। आश्रय का मतलब उसके ऊपर तो रहता है लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, इसमें इफेक्ट करेगा, ठीक है। वेक्टर वाले में क्या करेगा? वो इफेक्ट करेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इंटरफेरॉन क्या होता है कि एक प्रोटीन बनता है जो संक्रमित हो जाता है वायरस से, तो वहां पे क्या करती है? वो सेल जो होती है वो प्रोटीन बनाती है जिसको इंटरफेरॉन कहा जाता है, जो क्या करती है? उसको संक्रमण से बचाती है। नेक्स्ट है टीकाकरण। देखो अभी हाल में ही आपने देखे होंगे, जैसे कोरोना की जो बीमारी आई थी, तो कोरोना के अंदर सबको वैक्सीन लगे थे। एक वैक्सीन, सब नाम आया वैक्सीन बहुत सारे दूसरे डिजीज के भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वैक्सीन जो है वो क्या होता क्या है? देखो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज मान लो एक कुत्ता किसी को काट, ठीक है, तो कुत्ते के अंदर जब कुत्ते के जो रेबीज का वैक्सीन लगता है, तो वैक्सीन के अंदर होता क्या है? उसी जो रेबीज होने के वाले जो वायरस जो होता है वही उसके अंदर, उस टीके के अंदर होता है। अच्छा, कोरोना का जो वैक्सीन लगा था उसके अंदर था की चीज, कोरोना के वैक्सीन के अंदर कोरोना क्या वायरस ही था, लेकिन वो कैसा था? इनएक्टिव फॉर्म में था, ठीक है, मर्त था या निष्क्रिय था, ठीक है। तो ऐसा मर्त करके किसी वायरस को या बैक्टीरिया को मर्त करके फिर उससे क्या की जाती है? उसको अपने शरीर के अंदर डाला जाता है, तब वो क्या कहलाता है? वैक्सीन कहलाता है। अच्छा, ये क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है
कि जब कोई भी वायरस, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर कैपेसिटी है लड़ने की, सारे रोगों से लड़ने की कैपेसिटी होती है, लेकिन जब अपनी बॉडी तब जैसे कोई वायरस अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है तो अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन अगर सपोज मान लो अपनी बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाने में लंबा टाइम अगर ले लेती है, तब तक वो वायरस जो होता है उसके नंबर काफी बढ़ जाते हैं, तो अपन क्या हो जाते हैं? उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी उससे संक्रमित हो जाते हैं। लेकिन जब वैक्सीन के द्वारा क्या किया जाता है कि जैसे कोरोना जिसको नहीं हुआ तो उसको वैक्सीन जो लगाया कोरोना का, तो उसमें कोरोना का वायरस ही डाला था, ठीक है, यानी वायरस ही डाला था। उस वायरस जब अंदर गया, यानी वास्तविक वाला कोरोना नहीं है, यानी वो कैसा है? मर्त वाला है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी के अंदर जाता है तो अपनी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है, और धीरे धीरे वो एंटीबॉडीज बढ़ती जाएगी और वो क्या हो जाएगा? वायरस को वो क्या कर देगी? नष्ट कर देती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ सामान्य। लेकिन सेकेंड टाइम में, ये तो अपने वैक्सीन से हुआ, लेकिन सेकेंड टाइम में अगर वापस वो वायरस, रियल वाला वायरस, कोरोना वायरस अपने बॉडी के अंदर आ जाता है, तो अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, यानी प्रतिरोधक जो क्षमता जो होती है, वो मेमोरी बेस पे होती है। कौन से बेस पे होती है? मेमोरी, यानी याददाश्त रखती है वो। यानी उसको पता होता है कि जैसे ही वो कोरोना वैक्सीन को देखती है तो उनको ये पता लग जाता है कि इसको तो पहले हमने मार चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो जो है वो मर्त थी, वो निष्क्रिय थी, उसको मारा था, ठीक है। लेकिन उनको ये पता होता है कि इसको अपन ने पहले मार चुके हैं, ठीक है। तो कैसे मारा था? तो वो वे जो होगा, जैसे पहले वैक्सीन जब अपन ने लिया था तब एंटीबॉडीज बनने का जो टाइम जो होगा वो लंबा होगा, लेकिन जब रियल वाला आ जाएगा तब उसमें एंटीबॉडीज के बनने का टाइम कैसा हो जाएगा? बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा, यानी कम समय के अंदर ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाएगी और वो क्या करेगी? उस रियल वाले कोरोना वायरस को क्या कर देगी? मार देगी, जिससे अपन संक्रमित होने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, ठीक है। तो वैक्सीन का काम यही होता है जो डेड वाले करते हैं, ठीक है। तो वो अपने अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में, ठीक है, क्या करेंगे? वो अपने बॉडी के जो होती है वो उसके अगेंस्ट में क्या बनाती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। सेकेंड टाइम जो इम्यूनिटी वाली जो प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो ज्यादा होती है मुकाबले में फर्स्ट टाइम से, ठीक है। फर्स्ट टाइम में होगा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के टीके हैं। कितने तरह के टीके हैं? यानी ये क्या करते हैं? रोगों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। कौन? टीका, यानी वैक्सीन, ठीक है। दूसरी चीज, वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है? दो तरह की होती है, एक तो सक्रिय होती है और दूसरी होती है निष्क्रिय टीका होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो जिससे रोग हो रहा है, जिससे रोग हो रहा है, ठीक है, भले वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। निष्क्रिय, उसको पहले मर्त किया जाएगा या निष्क्रिय किया जाएगा, ठीक है। इस अवस्था में शरीर में डाला जाता है, फिर अपने शरीर के अंदर उसको प्रवेश कराया जाता है, फिर जिससे हमारे शरीर में उस रोग के प्रति क्या बनती है? एंटीबॉडीज बनती है, का निर्माण होता है। ध्यान रखना, क्या बनती है? एंटीबॉडीज बनती है या प्रतिरक्षी बनती है। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, ठीक है। प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। ये पूरे जीवन भर रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये बहुत ही लंबे समय तक क्या करती है? उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन आपने देखा कि पोलियो वैक्सीन जो है वो लगाते थे पहले, ठीक है, अब ओरली उसको किया जाता है। तो पोलियो वैक्सीन जो है वो क्या है? तो वो जीवन भर क्या होगा? एक बार लगने के बाद में फिर क्या हो जाता है? वो सुरक्षित हो जाता है, ठीक है। तो पोलियो वैक्सीन जो है, वो जो भी वैक्सीन जो लगते हैं वो एक बार होने के बाद में, लगने के बाद में वो जीवन भर यानी लंबे समय तक ये क्या होते हैं? चलते हैं, ठीक है। फिर निष्क्रिय, इसमें पहले क्या की जाती है? पहले एंटीबॉडीज तैयार की जाती है। पहले क्या की जाती है? एंटीबॉडीज को क्या किया जाता है? तैयार करके फिर शरीर के अंदर प्रवेश किया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो है वो टिटनी वैक्सीन जो है वो इस पे काम करती है। टिटनी वैक्सीन है, ठीक है। उसके बाद में जैसे वेनम वाली है, जैसे सांप ने किसी ने डस लिया, ठीक है, तो सांप जैसे ही अगर किसी को काट लेता है तो सांप के अंदर जो वेनम होता है वो अपने अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब जैसे ही अपनी बॉडी जब तक एंटीबॉडीज बनाएगी तब तक वो जहर जो होगा पूरे शरीर में फैल चुका होगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो उसको मृत्यु को बचाने के लिए जो रेडीमेड एंटीबॉडीज जो मिलती है उनको क्या किया जाता है? अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, यानी ये रेडीमेड है, ठीक है। तो रेडीमेड के अंदर क्या किया जाएगा? अपने बॉडी के अंदर इसको प्रवेश कराया दिया जाए, ठीक है। तो प्रवेश करने के बाद में क्या होगा कि वो रेडीमेड है और रेडीमेड फिर अपने बॉडी के अंदर जो आती है, तो बाहर से अगर जो आती है वो निष्क्रिय होती है, ठीक है। अपने बॉडी बनाती है वो कौन सी होती है? सक्रिय होती है। तो ये कम समय तक रोग के प्रति क्या करती है? सुरक्षा करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए टिटनी वैक्सीन है। टिटनी जो डिजीज होती है, जो कोई घाव होने पे क्या हो जाती है, उसके अंदर से वो जो वैक्सीन जो टिटनी बैक्टीरिया वो क्या करेगा? यहाँ पे अंदर जाता है और वो उससे क्या करता है? वो बीमारी उत्पन्न
करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे लोहे की लग जाती है, ठीक है, तो अपन टिटनेस का क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है, तो यह टिटनी वैक्सीन जो होता है उसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज बनी हुई रहती है, उसको लगाने के बाद में कुछ समय तक अगर लोहे की लग जाती है तो भी अपने को बार बार वो इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो वो कौन सी होती है, निष्क्रिय होती है। ठीक है, निष्क्रिय वैक्सीन है जिनको अपन क्या करते हैं, रेडीमेड रूप से क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो टीकाकरण दो तरह के हैं, एक तो सक्रिय जिसमें अपनी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी, और ये जो होती है एंटीबॉडीज कैसी होती है, जो रेडीमेड दी जाती है। ठीक है, वो निष्क्रिय में आती है। नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन का मतलब क्या है, देखो जो पैथोजिन है वो एंटीजन वो समसेब है। ठीक है, जितने भी पैथोजिन है वो सारे क्या है, एंटीजन है। वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर देते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, ठीक है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ठीक है, कोई भी जो अपने धूल हो, मिट्टी हो, ये भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि एलर्जी जैसे रेस्पॉन्स होती है, जैसे सपोज मान लो कोई धूल से किसी को एलर्जी है, तो जैसे ही वो एलर्जी बाहर जैसे जाएगा उस धूल वाले इलाके में जाएगा, तो जैसे ही धूल जो नाक के अंदर उसके प्रवेश करेगी तो उसके अगेंस्ट में उसकी बॉडी ने क्या करेगी, इम्यूनी रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगी, जिससे उसको सीजिंग, कफिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, छींके आना स्टार्ट हो जाएगी, खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये कब तक रहेगी, जब तक उस एरिया से वो दूर तक नहीं चला जाता। ठीक है, अगर वो एरिया छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है तो वापस वो कैसे हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो इसको एलर्जी बोलेंगे अपन। ठीक है, ये सजीव या निर्जीव भी हो सकते हैं। सजीव जैसे मिट्टी और धूल, तो ये तो निर्जीव है। ठीक है, ये वायरस, बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी के कण कोई भी हो सकते हैं। जो बाहर से अपने बॉडी के अंदर आते हैं वो क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, जिनको एंटीजन बोला जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिजन। क्या बोला जाएगा, प्रतिजन। ठीक है, तो प्रतिजन जो होते हैं वो, या एंटीजन जो होते हैं वो कहां से आते हैं, बाहर से अपने बॉडी के अंदर आते हैं। एंटीबॉडी, सीधी सी बात है, जब एंटीजन अपने बॉडी में प्रवेश करेगा तब अपना कौन सा सिस्टम काम करेगा, प्रतिरोधक जो तंत्र है वो काम करेगा, और यही काम करके फिर क्या करेगा, ये अपने बॉडी के अगेंस्ट में जो एंटीजन अपने बॉडी के अंदर प्रवेश किए हैं उसके आधार पे वो क्या बनाते हैं, अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बनाती है, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, और वही प्रतिरक्षी फिर इसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है, किसको, एंटीजन को। हमारे शरीर द्वारा एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, जो क्या करेगी, इसको एंटीजन को खत्म कर देती है, जो एंटीजन को मार देती है। क्या कर देती है, उसको एंटीजन को मार देगी। ठीक है, तो एंटीजन को मारने का काम कौन करता है, एंटीबॉडीज करती है। और ये कब बनती है और कौन बनाता है, अपना प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, प्रतिरोधक क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, वो क्या करता है, इसको बनाता है, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है वो इसको बनाता है। ठीक है, तो टीकाकरण दो तरह के हैं, सक्रिय है, निष्क्रिय है, बॉडी के अंदर बनती है, इसमें मर्त डाले जाते हैं। ठीक है, बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, ये लंबे समय तक काम करते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें रेडीमेड बनाया हुआ एंटीबॉडी अपने बॉडी के अंदर डाली जाती है। ठीक है, और ये कम समय के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें टिटनेस याद रखना है। ठीक है, फिर एंटीजन जो बाहर से आए हुए जो रोग कारक होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन, या जिनके प्रवेश से अपना प्रतिरोधक जो तंत्र है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो अगर सक्रिय हो जाता है, यानी काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी एंटीबॉडी निर्माण स्टार्ट कर देता है, तब उसको क्या बोलेंगे अपन, एंटीजन कहा जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडीज, जब एंटीजन का प्रवेश अपने बॉडी के अंदर हो जाता है तो अपना प्रतिरक्षी तंत्र एक्टिव हो जाता है और उसके अगेंस्ट में क्या बनाता है, एंटीबॉडीज निर्माण करता है, और वही एंटीबॉडीज क्या करती है, जो एंटीजन को मार देती है। फिर है नेक्स्ट जो है वो है एंडेमिक। एंडेमिक स्थानीय, देखो डिजीज जो होती है उनको तीन भागों के अंदर बांटा गया। पहली है एंडेमिक है, एपिडेमिक है और पेंडेमिक है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्थानीय रोग, जानपदिक रोग, और दूसरा है महामारी। ठीक है, तो देखो एंडेमिक का मतलब क्या हुआ, अगर किसी विशेष क्षेत्र के अंदर ही वो बीमारी है, ठीक है, दूसरी जगह वो बीमारी नहीं है, अगर किसी विशेष क्षेत्र में है तब उसको क्या बोला जाएगा, एंडेमिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एंडेमिक बोला जाएगा। ठीक है, एंडेमिक का मतलब होता है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जा रही है, दूसरी जगह पे पाई नहीं जाती है, यानी ये कैसी होती है, विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है, जैसे गेंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आयोडीन या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है गेंगा रोग। ठीक है, गॉइटर, जिसके अंदर क्या हो जाता है, स्लोवन नेक हो जाता है। ठीक है, गला फूल जाता है, गला फूल जाता है। ठीक है, स्लोवन नेक कहा जाता है इसको। दूसरा होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का होता है जानपदिक,
कुछ देशों के अंदर या कुछ राज्यों के अंदर ये फैला हुआ होता है, इसका एरिया ज्यादा नहीं होता, ठीक है, ये तो कुछ क्षेत्र है इसका, ठीक है, और ये कुछ देश है या राज्य है, वहां तक ही फैला हुआ, आगे नहीं गया। जैसे प्लेग, ठीक है, जो चूहों द्वारा होता है, यानी चूहा वेक्टर का काम करता है यहाँ पे। उसके बाद में है पेंडेमिक, ये तो सबको पता होगा, महामारी। महामारी कब होती है? जब पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर उसका प्रकोप जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? महामारी। पूरे विश्व में फैला हुआ है, जैसे कोविड-19, स्वाइन फ्लू, ठीक है, कोविड-19 आया था, स्वाइन फ्लू आया था, ये बीमारी ऐसी थी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये क्या होती है? फैली हुई है। तो पूरे वर्ल्ड में जब फैली हुई है तो तब उसको क्या बोलेंगे? पेंडेमिक बोलेंगे, ठीक है। कैसे बोलेंगे? महामारी या पेंडेमिक बोलेंगे, ठीक है। तो पेंडेमिक डिजीज कौन सी है? तो कोविड-19 है, ठीक है, कोरोना, ठीक है। उसके बाद में है स्वाइन फ्लू। और एपिडेमिक कौन सी है? तो प्लेग। प्लेग किस में आएगा? एपिडेमिक में आएगा, जो किसी देश या राज्यों में ही तक सीमित है, ठीक है। और एंडेमिक का मतलब होता है कुछ क्षेत्र तक ही सीमित है, ठीक है, उसके बाहर नहीं है वो, ठीक है, उसको बोलेंगे एंडेमिक। फिर है जीवाणु जनित रोग। कौन कौन से? कौन कौन से रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा क्या होते हैं? फैलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया द्वारा, किसके द्वारा फैलते हैं? ये बैक्टीरिया द्वारा, जिसको जीवाणु द्वारा कहते हैं। सबसे पहला है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोला जाएगा टीबी। क्या बोला जाएगा? टीबी बोला जाता है। इसको क्षय रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षय रोग भी बोला जाता है, ठीक है। अब इस बीमारी के अंदर होता क्या है? ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलेंगे अपन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी शॉर्ट फॉर्म में। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जीवाणु है जिसके कारण ये बीमारी होती है, ठीक है। इस बीमारी में होता क्या है? देखो, इस बीमारी के अंदर जो है वो ये फैलने का कारण जो है वो संक्रमित है। अगर किसी के जो संक्रमित पर्सन जो है या व्यक्ति जो है, उनके संपर्क में आने से या उनके द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले बर्तन है, कपड़े हैं, ठीक है, उनको अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो ये फैल उसमें सकती है, ठीक है, उनके पास में, ठीक है। क्योंकि ये सीजिंग से, खांसी से, ठीक है, होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी एयरबॉर्न डिजीज है, हवा के माध्यम से ये फैलती है, ठीक है। दूसरी जो है, इसका जो प्रकोप जो होता है वो कहाँ पे होता है? लंग्स पे होता है, ठीक है। लंग्स में क्या होगा कि जो फ्लूइड भर जाता है, एल्वोलाई जो होती है, जो वायु कोश जो होता है उसके अंदर, ठीक है। तो वायु कोश के अंदर संक्रमण में क्या होता है? वायु कोश में फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। और जिससे वो वायु कोश जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाए। तो फिर उसको क्या होता है? बार बार जैसे खांसी आना, श्वास में तकलीफ होना, ठीक है। और फेफड़ों में से जो कफ निकलता है उसके अंदर क्या आएगा? खून आता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे लक्षण में क्या आता है? खांसी होना, लक्षण में खांसी आना, ठीक है। कफ के साथ खून का आना, ठीक है। श्वास लेने में दिक्कत, तकलीफ, कठिनाई, ठीक है। तो श्वास लेने में क्या आती है? कठिनाई आती है, ठीक है। तो खांसी होगी, कफ के साथ में खून आता है, श्वास लेने में क्या होगी? कठिनाई होगी, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक संक्रामक है। अच्छा, क्रोनिक का मतलब क्या होता है? ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक रहती है उसको क्या बोलेंगे अपन? क्रोनिक डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्रोनिक डिजीज, ठीक है। इसको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। जो लंबे समय तक रहती है उसको क्या बोलेंगे अपन? क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। ये टीबी जो है वो कोई 4-5 दिन के अंदर ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है। इसको टाइम लगता है, ठीक है। तो ये लंबे समय तक रहती है। तो और ये किसके द्वारा फैलती है? वायु के द्वारा। किसके द्वारा फैलती है? ये वायु के द्वारा फैलती है,
ठीक है, तो वायु के द्वारा ये फैलती है, एयरबॉर्न डिजीज है। ठीक है, इसका बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है बैक्टीरिया का नाम, क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। भारतवर्ष में हर वर्ष लगभग 3 लाख लोग, ठीक है, अधिक की मृत्यु किससे हो जाती है, टीबी से हो जाती है। किससे हो जाती है, टीबी से हो जाती है। और टीबी होने का कारण मेन क्या है, तंबाकू सिगरेट विगरेट पीने से ये होते हैं कारण। ठीक है, तंबाकू धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान करने से या तंबाकू से, ठीक है, इनके कारण ये होती है। इसमें एक होती है जिसको एमडीआर बोलते हैं। एमडीआर का मतलब होता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी किए जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जब इसकी टेस्टिंग होती है, इसमें क्या किया जाता है, जो कप जो जमा है, कप का टेस्टिंग होती है, कप को लिया जाता है, ठीक है, और कप के अंदर फिर क्या किया जाता है, उसको कल्चर करवाया जाता है। जो कप मिलता है, जो कप बाहर निकलता है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कि उसमें अगर बैक्टीरिया है तो उसको कुछ ऐसे माध्यम में रखेंगे ताकि बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़े। फिर क्या किया जाता है, फिर उसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयां डाली जाती है। ठीक है, तो उससे ये पता लगता है कि वो जो बैक्टीरिया है वो किसके प्रति रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो उसमें प्रतिरोधक क्षमता उसमें खुद की भी होगी, यानी बहुत सारी प्रतिरक्षी जो एंटीबायोटिक जो होती है उनके प्रति ये बैक्टीरिया कैसे होंगे, वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करेंगे। ठीक है, प्रतिरक्षी का मतलब क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो कई सारी, जैसे पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, ये भी एक क्या है, एंटीबायोटिक है। सपोज मान लो अगर दोनों दवाइयां अपन डालते हैं, दोनों दवाइयों से क्या हुआ, जैसे पहले पेनिसिलियम डाली तो पेनिसिलियम से ये बैक्टीरिया अभी भी जी रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ये इसके प्रति कैसा हो गया, ये प्रतिरोधक क्षमता है। लेकिन इसके में क्या हो रहा है, ये डालने से ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अपन जैसे टेट्रासाइक्लिन डाल दी तो टेट्रासाइक्लिन से ये क्या हो गया, मर्त हो गया या मर गया या वृद्धि नहीं कर रहा है। कैसा हो गया, ये वृद्धि नहीं कर रहा है। तो इससे ये एमडीआर जो मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंट थेरेपी है, उसमें यही किया जाता है कि जो ड्रग्स है वो कौन सी पेशेंट को दी जाए। जैसे पेशेंट को टीबी है तो उसको कौन सी ऐसी दवाइयां दी जाए, अगर बार बार पेशेंट को पेनिसिलियम से दे रहे या टेट्रासाइक्लिन दे रहे, ठीक है, तो पेनिसिलियम दे रहे तो पेनिसिलियम पे उस पर कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करेगा, क्योंकि उसके प्रति उसमें कैसा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक क्षमता है बैक्टीरिया के अंदर भी। ठीक है, तो उसको कौन सी दवाई देनी पड़ेगी, टेट्रासाइक्लिन वाली देनी पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक के रूप में उस पेशेंट को कौन सी देनी पड़ेगी, टेट्रासाइक्लिन देनी पड़ेगी। तब जाके क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, मरेगा, या उसकी कोई भी ग्रोथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दवाइयां क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ में कोई भी जो एक फंक्शन है उसको ब्लॉक कर देती है। जैसे रिप्रोडक्शन ब्लॉक कर दिया तो उसकी संख्या बढ़ेगी नहीं, ठीक है, नहीं बढ़ेगी तो उसका लाइफ स्पेन जो होता है वो कुछ ही दिनों का होता है, तो वो कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, यानी उसका जो इन्फेक्शन जो होगा बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट थेरेपी के अंदर ये किया जाता है। ठीक है, कप को लिया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वो किसके प्रति क्या है, रेजिस्टेंस है, उस दवाई को छोड़ के फिर दूसरी दवाई उसको एंटीबायोटिक के रूप में दी जाती है। फिर होता है एक डॉट्स होता है, एक दवाइयों का होता है इनके डॉट्स। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। ठीक है, इसमें एक दवाइयां दी जाती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है, इसका डॉट्स बोला जाएगा। ये जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट है, देखने के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें दवाइयों के हिसाब से फिर क्या किया जाता है, उसको कम किया जाता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको डॉट्स बोला जाता है। तो ध्यान रखना, कहीं आ जाता है कि डॉट्स जो होता है वो किस में कहाँ पे उपयोग में लिया जाता है, तो टीबी के अंदर उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, एमडीआर टीबी में भी लिया जाता है और दूसरी बीमारियों के अंदर भी लिया जाएगा। दूसरी जो बीमारी है उसका नाम है टाइफाइड, जिसको एंटेरिक बोला जाता है, फीवर मोती जरा भी बोला जाता है, स्लो फीवर भी बोला जाता है, मियादी बुखार भी बोला जाता है। ठीक है, ये इनके नाम है। सबसे पहले होने का कारण, रोग कारक कौन सा इसका, सैल्मोनेला टाइफी है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। अच्छा, संक्रमण किससे कैसे होगा, अगर अपन इस बैक्टीरिया से में उपस्थित है और ऐसे जल को अपन पी रहे हैं या ऐसे भोजन को अपन खा रहे हैं, तो ये फैलने का कारण क्या होगा, दूषित भोजन और जल के कारण फैलता। ठीक है, दूषित भोजन होगा या जल होगा तो उसके कारण ये फैलेगा। इसके परीक्षण किया जाता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। विडोल, आगे भी मैंने ये बता दिया था, विडोल परीक्षण
ठीक है। इसके लिए एक विडॉल परीक्षण किया जाता है या टाइफाइड टी डॉट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें इसको में लिया जाता है, ठीक है, विडॉल टेस्ट किया जाता है इसकी कंफर्मेशन टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद में इसका टीका भी लगता है, वैक्सीन भी लगती है जिसको टेप बोलते हैं, ठीक है। ये टाइफाइड के लिए टी, ठीक है। पैरा टाइफाइड जिसमें ए और बी दोनों रहते हैं, ए और बी टाइप का टाइफाइड होगा तो उसके अंदर ये दोनों का वैक्सीन ये जो होता है टेप वैक्सीन लगता है, ठीक है। ये इसके टाइप है। और फिर दवाइयों के रूप में क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है। सीधी बात है, बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या दी जाएगी, ये सब एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम है, टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एंटीबायोटिक है जिनको दी जाएगी, ठीक है। तो टाइफाइड के अंदर किसके कारण होता है, देखो ध्यान रखना, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाइड, टाइफी शब्द आते हैं, ध्यान रखना कि वो क्या है, टाइफाइड है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में आपको पता लग जाएगा, टीबी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टाइफाइड के अंदर। तो इसमें क्या होता है, आंतों के अंदर क्या होता है, संक्रमण हो जाता है, इसमें आंतों में संक्रमण होगा। फिर क्या आती है, उल्टी और दस्त होते हैं। क्या होती है, उल्टी, तेज बुखार आता है जो शाम और रात्रि में बहुत क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, रात को, ठीक है, और शाम को जो होता है ये तेज हो जाता है, रात्रि तक रहता है, ठीक है। तो ये आंतों के अंदर संक्रमण हो जाता है, उल्टी दस्त होगी, तेज बुखार आएगा, शाम को रात्रि को बहुत क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो रोग कारक क्या है, सैल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। और संक्रमण दूषित भोजन और जल, आंतों में संक्रमण, दस्त लगना, ठीक है, और ये इसके अंदर होगा दस्त लगना, शाम को बुखार आना, ठीक है। बुखार जो होता है शाम को रात्रि को तेज हो जाएगा। इसके लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है और टाइफाइड डॉट टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, टैब वैक्सीन लगाई जाती है जो टाइफाइड और पैराटाइफाइड ए और बी के लिए, दोनों के लिए ये क्या होती है, मानी जाती है, ठीक है। और इसके में क्या देते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं। नेक्स्ट है हैजा, जो अभी अपन ने देखा था, कॉलेरा बोला जाता है इसको, ठीक है, कॉलेरा। तो यहाँ पे रोग कारक है विब्रियो कॉलेरी, देखो नाम से पता लगा, कॉलेरी हैजा, ठीक है। कॉलेरी का नाम याद रखना, कॉलेरा या हैजा ये दोनों एक ही है, ठीक है। इस विब्रियो, विब्रियो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। विब्रियो का मतलब इसका शेप जो होता है वो कॉमा जैसा होता है, कैसा होता है, कॉमा जैसा शेप होता है, इस तरह का शेप होगा इस बैक्टीरिया का, इसलिए इसको विब्रियो बोलते हैं, ठीक है। विब्रियो का मतलब क्या होता है, कॉमा। इसकी आकृति बैक्टीरिया की कैसी होती है, विब्रियो या कॉमा जैसी होती है, ठीक है। वाहक मक्खी के द्वारा, यानी मक्खी क्या करती है, वाहक का काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने का काम करती है, ठीक है। जब दूषित जल पे वो बैठेगी मक्खी और वहां से जो स्वच्छ जल पे या उस पे खाने पे बैठेगी तो वो खाने से उसके अंदर चला जाएगा, तो दूषित भोजन या जल लेने से ये फैलता है। इसमें भी क्या होता है, आंतों में संक्रमण हो जाता है, पेट संबंधी बीमारी है कॉलेरा, जिसमें उल्टी दस्त या तेज बुखार आता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी, टाइफाइड के अंदर भी और इसके अंदर भी क्या होता है, आंतों में संक्रमण है, उल्टी दस्त होता है, तेज बुखार आता है, ठीक है। इसके परीक्षण में किसका, मल का टेस्ट किया जाता है, स्टूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टूल, ठीक है, जिसमें मल का परीक्षण किया जाता है। इसके लिए एक जैसे टैप देखो आया था, अभी आया था टैप, तो यहाँ पे टैप सी आया है, ठीक है, टैप और क्या आया, सी, TABC जो वैक्सीन है वो लगाया जाता है, जिसमें देखो टी से हो गया, टाइफाइड से सुरक्षित हो गया, ठीक है। फिर पैराटाइफाइड ए और बी ये दोनों आगे, फिर सी से इसके साथ में और क्या शामिल कर दिया, कॉलेरा। तो इनके ही ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो मरे हुए होते हैं या निष्क्रिय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा इसके लिए आता है क्या, डी कॉलेरा वैक्सीन भी लगाई जाती है जो अलग से है, जो कॉलेरा के लिए स्पेशल है। फिर वही एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। दूसरा, जल से क्या होगी, उल्टी दस्त के कारण, उल्टी दस्त के कारण बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, जल की कमी हो जाएगी, जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसके लिए क्या दिया जाएगा, ठीक है, उल्टी दस्त के कारण इसके लिए क्या दिया जाएगा, इसको ORS दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। रिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की आपूर्ति करना, पानी जो है, जल जो है उसकी आपूर्ति करना। आपूर्ति जो होगी वो किसके कारण होगी, क्योंकि जल जो है वो उल्टी और दस्त के कारण शरीर से क्या हो जाता है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। तो वापस क्या करेगा ये ORS, उसको रिहाइड्रेशन करेगा, यानी वापस क्या करेगा, ओरल यानी मुंह से पीते, इसको घोल के पीते, ओरल क्या बोला जाएगा, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन बना के उसको ओरली क्या किया जाता है, पिया जाता है, ठीक है। साथ में किसी क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना, इसमें कॉलेरा होने का विब्रियो कॉलाई, क्या याद रखना है, विब्रियो कॉलाई, ठीक है। फिर होता है डिप्थीरिया, जिसको गलघोटू रोग भी बोला जाता है, डिप्थीरिया जिसको गलघोटू रोग भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो है कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, डिप्थीरियाई जो है वो क्या है, बैक्टीरिया का नाम है, ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है या जीवाणु है,
ठीक है। संक्रमण, ये भी वही वस्तु, संक्रमित वस्तु, जैसे किसी पर्सन को है तो उसकी वस्तुओं को अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें जा सकता है। दूषित जल पीने से, ठीक है, अगर वो डिप्थीरिया वाला जो बैक्टीरिया है उसे ऐसा पानी अगर पीने से। लक्षण में क्या होगा, गले में संक्रमण होता है, गला वाला भाग जो होगा वो संक्रमित हो जाता है, ठीक है, गहरे व लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। श्वसन मार्ग जो होता है, श्वसन मार्ग में गाढ़ा पदार्थ ठोस होकर जमने लगता है, जिसमें सांस लेने में क्या आती है, तकलीफ आती है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी श्वसन मार्ग में क्या होता है, एक पदार्थ जमा हो जाता है, ठीक है, वो पदार्थ जो होगा वो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है जम के, ठीक है, जिससे क्या होगी, श्वास लेने में क्या होगी, उसका तकलीफ आएगी, ठीक है। परीक्षण, स्पुटम, स्पुटम का मतलब होता है कफ, जो कफ निकलता है, ठीक है, उसका टेस्ट किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है सिक टेस्ट, सिक परीक्षण भी होता है, जिसके अंदर इसको लिया जाएगा और उसको लेके फिर क्या किया जाता है, उसकी स्किन के नीचे इसको डाला जाता है। ये परीक्षण में, सिक परीक्षण में क्या किया जाता है, उसको स्किन के नीचे क्या किया जाएगा, कई बेपी इसको लगाया जाएगा, और लगाने के बाद में अगर वहां पे इंफेक्शन अगर नहीं हो रहा है, धब्बे बन रहे हैं, तब तो मतलब वो है, उसका प्रकोप है। नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या, अपने एंटीबॉडीज ने क्या किया, उसको नष्ट कर दिया। वैक्सीन, इसके लिए वैक्सीन लगती है डीपीटी। देखो 3 प्रकार की डीपीटी, 3 बीमारियों से ये रक्षा करेगी। सबसे पहला तो डी का मतलब डिप्थीरिया ही है, इससे ये रक्षा करती है, ठीक है। फिर आता है पर्ट्यूटिस, और तीसरा जो है वो है टिटनेस। पर्ट्यूटिस को बोला जाता है क्या, काली खांसी, और नेक्स्ट जो है वो टिटनेस। तो टिटनेस में भी ये वैक्सीन डिप्थीरिया में और काली खांसी के अंदर क्या करता है, ये अपने आपको क्या करता है, रक्षा करता है। और दवाइयों के रूप में क्या दी जाएगी, एंटीबायोटिक रूप में दी जाती है, ठीक है। तो इस डिप्थीरिया के अंदर क्या होता है, गले में संक्रमण होता है, जो दूसरा जो होता है लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है। और जो श्वसन मार्ग है उसमें पदार्थ जो होता है वो ठोस जम जाता है, जिससे श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसमें वही कफ का परीक्षण किया जाएगा और सिक का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। कफ में से वो लेके फिर क्या किया जाएगा, उसमें इंजेक्शन उसको शरीर के कई चमड़ी पे या स्किन पे दिया जाता है। वहां पे अगर वो सप्ते बन जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे इसका प्रकोप है, नहीं बनते इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये डिप्थीरिया अनुपस्थित है, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, इसका परीक्षण करने के लिए ये दोनों किए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्ट्यूटिस, काली खांसी, कुकर खांसी, 100 दिन मतलब 100 दिन की कफ है, वूपिंग कफ भी बोला जाता है, इतने इसके नाम है, ठीक है। वूपिंग कफ या काली खांसी, कुकर खांसी, ठीक है। रोग कारक, ये हीमोफिलस पर्ट्यूटिस या बोइटाइटेला पर्ट्यूटिस दोनों से ये होती है, ठीक है। पर्ट्यूटिस जो है वो बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। अपन बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां पढ़ रहे हैं। रोग कारक जो है हीमोफिलस है, पर्ट्यूटिस या बोटेला पर्ट्यूटिस जो है वो इसके कारण है, ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, संक्रमित वस्तु, संक्रमण होने का कारण, जैसे संक्रमित वस्तु रोगी के संपर्क में आने से लक्षण लगातार लंबे समय तक चलने वाली खांसी है, ठीक है। ये रोगी के संपर्क में आने से होती है, ये लगातार क्या होती है, लंबे समय तक चलती है, और जैसे कुत्ते जैसे पिल्ले जैसी आवाज आती है खांसी के, और बार बार खांसने से पसलियों में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर या हर्निया हो जाता है, ठीक है। बार बार, क्योंकि ये लंबे समय तक व्यक्ति जो होता है वो क्या होगा, खांसता रहेगा, तो खांसने से क्या होगा, ये पसलियां वगैरह जो होगी वो भी क्या हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। इसके लिए अभी बताया था कौन सा था, डीपीटी। डीपीटी में पी वाला जो है वो इसका काम का है, ठीक है। तो पी वाला जो है वो क्या है, यहाँ पे काम का, डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और क्या है, टिटनेस। और फिर क्या दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जो खतरनाक खाद्य विषाक्त है, जिसको फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। कई बार आपने अखबारों में सुना होगा, ठीक है, शादी ब्याह में जाने से या फिर कई भंडारे में जाने से, ठीक है, कई बार क्या हो जाता है कि खाने जो होता है अस्वस्थ होने के कारण या संक्रमित फूड जो होता है, अगर ऐसा होना जो होता है वो विषैला हो जाता है, और विषैला भोजन अगर खाते हैं, ठीक है, तो ये बीमारी होती है। अच्छा, विषैला ये होने का कारण क्या है, तो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो है, जिसमें अनोक्सी बैक्टीरिया, अनोक्सी का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एनारोबिक अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है इसके अंदर, अवायवीय श्वसन होगा, ठीक है। अवायवीय श्वसन करेंगे। अनोक्सी श्वसन का मतलब सभी डिब्बाबंद भोजन जो पदार्थ है में उत्पन्न जीवाणु के संक्रमण से होते हैं। जो डिब्बेबंद अपन खाना खाते हैं,
ठीक है, कोई भी खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें अगर खाते हैं, ठीक है, या वो कई लंबे समय तक अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सपायर डेट हो चुका है, अगर ऐसा भोजन अपन करते हैं तो ये हो सकता है। संक्रमित भोजन का सेवन करने के बाद में तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती है। इंपॉर्टेंट, इसमें प्रभावित कौन से अंग है? तंत्रिका तंत्र है, तो मेन है। व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा, और उपचार ना मिलने पे उसकी क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो फूड पॉइजन से मृत्यु भी हो सकती है। इससे क्या करेंगे? एंटीटॉक्सिन देंगे, जो पॉइजन बना है उसको खत्म करने के लिए क्या देंगे अपन? देखो ध्यान रखना है, फूड पॉइजन है, फूड पॉइजन में क्या होगा? जो पॉइजन टॉक्सिन बोलते हैं पॉइजन को, ठीक है, तो इनको टॉक्सिन को खत्म करने के लिए एक्सीटॉक्सिन का क्या देते हैं अपन? उपचार करते हैं। और साथ साथ में क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक्स दी जाती है, या जो प्रतिरक्षा जो है वो उनको दी जाती है, एंटीबायोटिक। तो बॉटुलिज्म जो क्या है? फूड पॉइजन है, वो किससे फैलता है? कोलेस्ट्रीडियम बोटुलियम से फैलता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी डिब्बे के बंद में भी वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें अवायवीय श्वसन होता है। डिब्बा बंद भोजन पदार्थ है, और अवायवीय श्वसन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बन सकता है, ठीक है, और लैक्टिक एसिड बन सकता है, ये बनते हैं। लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनता है अवायवीय श्वसन से, जिसको अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। संक्रमित भोजन के सेवन से बाद में ये किसको इफेक्टेड करता है? तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को। व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, ठीक है, और उपचार अगर नहीं मिलता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग है, या लेप्रोसी है, या हैंसन रोग है, ठीक है। इनके तीन नाम है, कुष्ठ रोग भी बोलता है, लेप्रोसी इंग्लिश में बोला जाता है, हैंसन रोग है। इसमें क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, देखो ध्यान रखना, लेप्रो से लेप्रेसी, लेप्रो से लेप्रे से क्या होगा? लेप्रोसी। लेप्रोसी ध्यान रखना है, बीमारी किससे होती है? यहाँ पे भी बॉटुलिज्म या फूड पॉइजनिंग आता है तो बॉटुलिज्म, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि ये संक्रमण होने में व्यक्ति जो होता है संपर्क में आने लगातार रहने से दूषित जल या भोजन से हो सकता है। या तो संक्रमित व्यक्ति है उसके अगर पास में जाए तो ये हो सकता है, ठीक है, या उसकी वाली जो चीजें जो है वो इस्तेमाल करे तो हो सकता है। शरीर के दूरस्थ अंग डिस्टिल पर सफेद क्या हो जाते हैं? दाग हो जाते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, ठीक है, जो दूरस्थ अंग है, दूर वाले, वहां पे क्या हो जाएंगे? वो सत्ते बन जाएंगे व्हाइट व्हाइट कलर के, ठीक है। या कोशिका बिल्कुल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जैसे सपोज मान लो हाथ पे हो गया तो इस वाले पोर्शन पे ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ पे अगर पिन भी लगाते हैं तो वहां पे बिल्कुल मैसेज नहीं होगा, ठीक है। फिर ये वाला जो एरिया जो है वो काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है, यानी ये यहाँ की कोशिका कैसी हो जाती है? नष्ट हो जाती है, जिससे अंग क्या होने लगते हैं? गलने लग जाते हैं, ठीक है। तो कुष्ठ रोग में क्या होता है? सफेद जो दूरस्थ भाग होता है, यानी हाथ पैर जो होते हैं वो दूरस्थ है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाते हैं? सफेद दाग हो जाते हैं। उस दाग के कारण क्या होगा कि उस दाग में जो कोशिका है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है, या मर्त जो हो जाती है, और वहां पे कोई किसी भी प्रकार का क्या हो जाता है? संवेदनशीलता नहीं रहती है, ठीक है, यानी अंग जो होते हैं वो गलने लग जाते हैं। इसके टीके का नाम है बीसीजी, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? बीसीजी। बीसीजी का टीका लगाया जाता है कुष्ठ रोग के लिए। और एंटीबायोटिक की दवाएं, जिस देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ एमडीआर थेरेपी, जो आपको अभी बताई थी, ठीक है, ये बैक्टीरियम कोलेमेट, ठीक है, और ग्वेनेरिया, ठीक है, इसका नाम है, ठीक है। एंटीबायोटिक के रूप में इसको एमडीआर थेरेपी दी जाती है, ठीक है। और परीक्षण में लेप्रोमिन टेस्ट किया जाता है, लेप्रोमिन टेस्ट। अच्छा, इस टेस्ट में क्या होता है? वही जो वहां की जो फ्लूइड है, जो जहां पे दाग हो रखा है वहां से लेते हैं, ठीक है, और उसको किसी स्किन के नीचे दूसरे वाले पार्ट में डाला जाता है, ठीक है। तो वहां पे अगर वो छत्ते बन जाते हैं तो इसका मतलब वो प्रेजेंट है, नहीं बनते तो इसका मतलब वो दूसरे के कारण हुए। तो लेप्रोमिन क्या किया जाता है? इसका टेस्ट किया जाता है। तो इसके टेस्ट का नाम क्या है? लेप्रोमिन टेस्ट नाम है, ठीक है। तो ये काली खांसी है, लंबे समय तक रहती है, ठीक है। इसमें याद रखना क्या? डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। उसमें बोल्टिनियम ये क्या होता है? एक फूड विषाक्त होते हैं, क्योंकि अनॉक्सिक शोषण होता है। डिब्बे बंद खाने से, संक्रमित फूड से तंत्रिका तंत्र मांसपेशियां क्या होती है? प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, ठीक है, उपचार न मिलने पे मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिए जाते हैं और एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है। लेप्रोसी में क्या होते हैं? दाग हो जाते हैं, ध्यान रखना। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिंग ये इसका नाम है। लेप्रे का मतलब माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे इसका नाम है, इससे बीमारी होती है लेप्रोसी। नेक्स्ट है प्लेग, काली खांसी, ठीक है, जिसे सॉरी काली खांसी, काली मौत, ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक प्लेग। रोग कारक है जिसको बोलते हैं यार्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। पेस्टिस
यार्सिनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरिया है जिसके कारण ये प्लेग रोग होता है। ठीक है, रोग वाहक है जिम्नोप्सिला, सियोप्सिल या ओरिएंटेसिस, रेट फ्लाई। ठीक है, जो रेट होता है, चूहा होता है। ठीक है, और आज से ये जो रहता है ये इसके अंदर होता है। ये जो फ्लाई जो होती है वो कहाँ पे रहती है, चूहे के ऊपर। आज से बताया था, जिसको कोई नुकसान नहीं होगा। लसिका तंत्र पे ये संक्रमण हो जाता है। लसिका अपना लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसको ये इफेक्ट करता है। शरीर के दूरस्थ अंग में काले पड़ने लग जाते हैं। जैसे जो दूरस्थ अंग हो तो क्या, जिसको गैंग्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग्रीन। गैंग्रीन में क्या होता है, जैसे उंगली है तो उंगली जैसे इस भाग में काली होगी तो यहाँ पे धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र वगैरह, रुधिर वगैरह ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती है। ठीक है, और धीरे धीरे ये अंग जो होता है वो बिल्कुल काला पड़ जाता है। अब ये आगे फैले ना, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कट किया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको बचाने के लिए शल्य चिकित्सा भी किया जाता है। सर्जन, सर्जन का मतलब होता है इसको कट, अंग को काटा जाता है, अंग को काटा जाएगा। ठीक है, जैसे हाथ पैर पे कहीं पे भी हो गया तो धीरे धीरे अगर ज्यादा हो गया तो फिर क्या करेंगे, उसको काटा जाता है। तो लसिका दूरस्थ में काले पड़ने जिसे गैंग्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं। ये प्लेग वैक्सीन भी लगती है जो कम प्रभावी है अभी भी। ठीक है, एंटीबायोटिक दवा द्वारा और शल्य चिकित्सा द्वारा क्या किया जाता है, इसका उपचार किया जाता है। फिर होता है एंथ्रेक्स, जो पशुओं के अंदर भी होता है। एंथ्रेक्स में बेसिलस एंथ्रेक्स के कारण होता है संक्रमण रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित दुधारू पशुओं से। ठीक है, संक्रमित अगर दुधारू पशुओं के अंदर ये जो माउथ वाली बीमारी होती है एंथ्रेक्स में, ठीक है, तो ये उसमें पशुओं के अंदर भी होती है, तो पशुओं से ये इंसानों में भी आ सकती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, त्वचा पे क्या हो जाता है, छाले हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर। श्वसन पथ में क्या हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ आएगी। ठीक है, इससे क्या लगाई जाती है, एंथ्रेक्स की वैक्सीन लगाई जाती है। और इलाज के लिए क्या जाता है, एंटीबायोटिक क्या की जाती है, उपयोगी दवाइयां दी जाती है। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेक्स का दुरुपयोग जैविक हथियार के रूप में भी किया जाता है। अच्छा, जैविक हथियार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया जिसको डिप्लोकोकस या निमोनिकोकस, ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इनके द्वारा ये होता है। ये बैक्टीरिया निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस, कोकस बताया राउंड वाले। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब ये इनका जो आकार जो होगा वो ऐसा होगा। दो वाले हुए तो डिप्लोकोकस। ठीक है, अगर दो वाले हैं, दो बैक्टीरिया है तो डिप्लोकोकस। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है, कोकस का मतलब एक, स्ट्रेप्टोकोकस मतलब लाइन में, अगर कॉलोनी के अंदर रह रही है तो इस तरह से ये स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। ठीक है, ये संक्रमण दूषित जल या भोजन से होते हैं। इसके अंदर तेज बुखार आता है, जुकाम हो जाता है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। यानी ये ज्यादा अगर बढ़ गया, अगर गंभीर हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि श्वास लेने में क्या होगी, तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, फेफड़ों के अंदर जो होता है वो फ्लूइड बढ़ जाता है, और फ्लूइड बढ़ने से जो एल्वोलाई होगी वो कैसी हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, जिससे श्वसन का आदान, जो वायु का ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे इसमें जो दवाइयां दी जाती है वो क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक का दवाइयां दी जाती है। ठीक है, तो काली खांसी का प्लेग जिसके अंदर क्या होता है, वही लसिका तंत्र इफेक्टेड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लेग के अंदर आपको पूछे तो लसिका तंत्र, और वही धीरे धीरे जब इफेक्टेड होगा तो क्या होगा, वो काला पड़ जाएगा। दूरस्थ अंग जो होता है वो क्या हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, जिसको गैंग्रीन बोला जाता है। ठीक है, प्लेग की वैक्सीन कम प्रभावी है, लेकिन इसकी दवाइयां जो है एंटीबायोटिक या शल्य क्रिया द्वारा अंग को क्या किया जाएगा, काट दिया जाता है। जो गैंग्रीन वाला भाग जो होगा, जो काला पड़ गया भाग है, उसको क्या किया जाएगा, कट कर दिया जाता है। एंथ्रेक्स, ताकि वो आगे ना फैले। एंथ्रेक्स में ये सीधी सी बात है, ये कहाँ पे होती है, पशुओं के अंदर होती है, लेकिन अगर ये इंसानों में आ जाती है तो क्या करती है, चाले कर देती है, श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है। ठीक है, इसको जैविक हथियार के रूप में भी यूज में लिया जाता है। निमोनियाई जैविक हथियार समझते हो, जैविक हथियार का मतलब ये होता है कि इसमें जीवो हथियार के रूप में इन बैक्टीरिया को यूज में लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कोरोना, कोरोना वायरस जो है वो भी एक जैविक हथियार के रूप में। निमोनियाई, ठीक है, तो ये निमोनियाई जो है वो क्या निमोनिया है, जो डिप्लोकोकस, निमोनियाकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण होता है। दूषित जल या भोजन से ये फैलता है। ठीक है, तेज बुखार आना, जुकाम होना, फेफड़ों में संक्रमण हो जाना और सांस में क्या होना, तकलीफ आना। ठीक है, तो ये इसके कारण ये निमोनियाई जो डिप्लोकोकस जो है ये इसके कारण होता है, जिससे बीमारी होती है निमोनिया। और उपचार के रूप में इसमें क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है। फिर है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर है यौन संक्रामक, जिसको अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं, सिप्लीज है, गार्गोनिक या सुजाक बोला जाता है, गोनेरिया, गोनेरिया या सुजाक। ठीक है, जिसमें क्या होता है,
नेसिसीरिया गोनेराई, ये बैक्टीरिया है, जीवाणु, जिससे ये बीमारी होती है। फिर है संक्रमण व्यक्ति के साथ में असुरक्षित यौन संबंध से, क्योंकि ये कैसी है, यौन जो है बीमारी है, एसटीडी डिजीज है, ठीक है। कौन सी डिजीज है ये, यौन संक्रामक डिजीज है। तो यहाँ पे लक्षणों में जननांगों में क्या होगा, संक्रमण होने पे क्या हो जाता है, मूत्र के समय जलन होती है, मूत्रपथ में घाव बन जाते हैं, ठीक है, जिससे बाजपन, अगर महिलाओं में होता है तो क्या हो जाता है, बाजपन हो जाता है। दवाइयाँ वही एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। फिर आता है सिफिलिस। सिफिलिस में क्या होता है, इसमें ट्रेपोनिमा पैलिडम, पैलिडम टेप्रोनिमा पैलिडम से ये बीमारी होती है, जीवाणु है, ये भी क्या है, जीवाणु है। संक्रमित व्यक्ति के साथ में असुरक्षित यौन संबंध करने से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। जननांगों में संक्रमण से वही जो ऊपर वाले में है वो का वो इसके अंदर होगा, मूत्र में घाव बन जाते हैं, बाजपन होता है। दूसरी याददाश्त कम हो जाती है, याददाश्त में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बाल क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा क्या इसके अंदर बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिफिलिस के अंदर होता है कि बाल झड़ने लग जाते हैं, याददाश्त कम हो जाती है, और इसके लिए क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। तो आज जो है वो अपनी क्लास के अंदर इतना ही है, ठीक है। तो आज अपन ने जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग पढ़े, बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग जो है उनके बारे में अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से रोग जो है वो बैक्टीरिया से होते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होती है, डिप्थीरिया होती है, ठीक है। पर्टूनिस जो है, काली खांसी जो होती है, प्लेग होता है। उसके बाद में अपन ने बहुत सारी डिजीज जो है, एंथ्रेक्स है, निमोनाई है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग है, कुष्ठ रोग जो है, कॉलेरा है, डिप्थीरिया है, ठीक है। उसके बाद में टाइफाइड है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर, जो मेन जो डिजीज है जिनके बारे में अपन ने पढ़ा। एंडेमिक जो किसी विशेष क्षेत्र में होती है, एपिडेमिक जो होती है कुछ राज्यों में हो सकती है, देश में हो सकती है, पेंडेमिक पूरे विश्व में होगी, ठीक है। फिर आपको एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताया, टीकाकरण के बारे में बताया, ठीक है। और रोग कारक की कुछ परिभाषा जो है, रोगों के संबंधित कुछ परिभाषा है, इनके बारे में बताया कि इंटरफेरॉन क्या होता है, रोग कारक क्या होता है, वाहक क्या होता है, आशय क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, शुभ दिन आपका।